जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है। अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आइए और पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए। आज यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आए हैं पॉलिटी का, जिसमें 25 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आर्थिक नियोजन किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देख लेते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय आता है। 1 आ गया, 1 शिक्षा, समाचार पत्र, विवाह एवं तलाक। विवाह एवं तलाक यानी कि 1 हो गया, शिक्षा हो गया, समाचार पत्र हो गया, विवाह एवं तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय को रखा गया है। 1 को रखा गया है, शिक्षा को रखा गया है, समाचार पत्र को, विवाह एवं तलाक भी समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। इसमें टोटल कुल 52 विषयों को रखा गया है। पहले इसमें जिस समय संविधान लागू हो रहा था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितना विषय थे? 47 विषय थे। अब इसमें कितना विषय हो गया? 52 विषय हो गया है। तो उसमें से मुख्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ये सब है, ध्यान में इसे रखिएगा। 1 शिक्षा, समाचार पत्र, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और यहाँ पर पूछा गया था, एक था आर्थिक नियोजन, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आर्थिक नियोजन ये सब जो विषय है, ये सब विषय एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र सूची में। तो केंद्र सूची में देख लेते हैं कौन कौन सा विषय है। केंद्र सूची में विदेशी मामले, ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र सूची में विदेशी मामले हो गया। उसके बाद में डाक एवं तार, ये भी किसके अंतर्गत आता है? विदेशी मामले के अंतर्गत ही आता है। ये आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। फिर एक आ जाएगा जनगणना भी किसके अंतर्गत आता है? वो भी संघ सूची यानी केंद्र सूची के विषय में आता है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। चलिए अब एक और है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी में है राज्य सूची में भी देख लेते हैं कौन कौन सा विषय है। राज्य सूची, तो राज्य सूची में आता है पुलिस किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में जेल भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में कृषि भी किसके अंतर्गत आता है? वो भी राज्य सूची का विषय है। तो ये सब पॉइंट जो बताए हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। राज्य सूची में कौन कौन है? पुलिस, जेल और कृषि किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची में आता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 होगा, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी?
आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय। द्विस्तरीय अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? द्विस्तरीय से द्विस्तरीय कब आया था अशोक मेहता कमेटी? 1977 में। कब बनाया गया था अशोक मेहता कमेटी को? 1977 में। इसने पंचायती राज के बारे में द्विस्तरीय बताए थे। तो कब आया था? 1977 में। कुल इसमें 13 सदस्य थे। 13 सदस्य इसमें कुल कितना सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। 1977 में आया था। इसमें कुल कितना सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। इसी में एक और है ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये है संबंधित बलवंत राय मेहता ये बना था 1957 में। कब बना था? 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय संस्तुति प्रस्तुत किया था, जबकि अशोक मेहता कमेटी जो था वह द्विस्तरीय प्रस्तुत किया था संस्तुति। तो यहाँ पर अशोक मेहता पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय। कब आया था? 1977। ये भी डेट आप लोग को याद करना है, क्योंकि ये भी प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। और इसका त्रिस्तरीय 1957 किससे था? बलवंत राय मेहता कमेटी था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 होगा दोस्तों। देखते हैं क्या है। यहाँ जो भी प्रश्न लिया गया है दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, पूछा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देख लेते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार, उसके बाद में प्रस्तावना का विचार, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना का विचार दिया गया है। एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना का अगर भाषा पूछेगा तब ऑस्ट्रेलिया लगाना है। वो प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद में और देख लेते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपात, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ से ये सब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तब लगाना है आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगर प्रस्तावना का विचार पूछता है तब आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से? संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति कहाँ? अमेरिका। वित्तीय आपात अमेरिका। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो ये सब पॉइंट, ये सब जो है, ये सब आप लोग ध्यान में से रखिएगा। एक और इसमें पूछा गया था न्यायिक पुनरीक्षण, वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से लिया गया है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, रूस। तो रूस से देख लेते हैं क्या लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है रूस।
रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो चलिए, रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस। देख लेते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता जैसे शब्द। ये शब्द जो आया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो शामिल है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो जैसे शब्द है ये सब कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। कौन कौन? गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्श जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? वह फ्रांस से लिया गया है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अब है ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिटेन। ब्रिटेन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। देखिए इसमें बहुत सब कंफ्यूज करता है सब। विधि निर्माण की अगर प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तब जापान लगाना। ये आप लोग ध्यान में से रखिएगा। यहाँ विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, ये भी लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। उसके बाद में एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये सब ध्यान में से रखिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से लिया गया है? सब लिया गया है ब्रिटेन से। एक था मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से ये सब शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। विधि द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो जो भी यहाँ पर हम बताए हैं ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार इसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न था दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया? यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके लिए कितना सीट जो है रिजर्व है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 25 और ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 20 सीट जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है। बाकी बच गया 530 सीट। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा टोटल 550 को सीट है, उसमें से 20 सीट कहाँ से लिया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो 530 सीट है ये राज्यों के द्वारा इसको चुनकर आता है, जो यहाँ पर भरता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी विभिन्न राज्य है वहाँ से इसको लिया जाता है। 530 राज्यों द्वारा निर्वाचन जो होता है वहाँ से लिया जाता है, जबकि 20 कहाँ से आता है? वह
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट को रिजर्व किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं, उसको देखना है, पढ़ते हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 15 निर्वाचन। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं। भाग 2 जो है, भाग 2 है उसमें नागरिकता, ये सही है, नागरिकता, नागरिकता सही है। भाग 2 किससे संबंधित है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3, भाग जो 3 है यह संबंधित है मौलिक अधिकार से, ये गलत लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, जो कि वहाँ दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य वो गलत है। उसके बाद में भाग 4, भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक DPSP, नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में इसको DPSP बोलते हैं, DPSP। और भाग 15 जो है वह निर्वाचन संबंधित है। भाग 15 जो है किससे संबंधित है, निर्वाचन। भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से। और भाग 4 के क में, 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो यहाँ पर दे दिया भाग 3, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार होता है, ना कि मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भाग 3 जो है मौलिक कर्तव्य ना होकर क्या होना चाहिए था, मौलिक अधिकार। जो दे दिया गया मौलिक कर्तव्य वो गलत है। मौलिक कर्तव्य किस में रखा गया है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए पूछा गया प्रश्न संख्या 6 है कि वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार और ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। 2 बार साल में कम से कम 2 बार लोकसभा का सत्र बुलाया जाना अनिवार्य, एकदम कंपलसरी है। कितना बार, 2 बार। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है, यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन नंबर डी परमादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ये जो रीट है जो जारी करता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, देखते हैं क्या है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न क्या है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1978 और ऑप्शन नंबर सी 1980 और ऑप्शन नंबर डी 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978। संपत्ति के अधिकार को 1978 में, ऑप्शन नंबर बी 1978 में इसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था,
44वें संविधान जब संशोधन हुआ था उस समय 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 300 के ए में 300 के ए माने 300 के क में इसे कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। कानूनी अधिकार में इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, शामिल कर दिया गया था। अब यह मौलिक अधिकार न होकर के किस में चल गया, कानूनी अधिकार में चल गया। वो कहाँ है तो 300 के ए में, अनुच्छेद कितना में रखा गया इसको, 300 के ए में। कब अलग किया गया था, 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था उस समय इसको अलग कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन ध्यान में रखिएगा। कब गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल कितना सदस्य थे, 7 सदस्य थे। जिसमें अध्यक्ष कौन थे इनके, प्रारूप समिति का अगर अध्यक्ष पूछता है तो इसका अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर भीमराव अंबेडकर। कब गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितना सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। कुल कितना सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, और ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं पद धारण करते हैं। इनके साथ साथ संघ के मंत्री भी रहते हैं, संघ के मंत्री, उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी किनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो 3 व्यक्ति हुए, कौन कौन, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसके बाद में संघ के मंत्री भी, ये भी सब किनके, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के सी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल जो थे वह मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि वो बने थे। कौन बने थे, सरदार पटेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति, ध्यान में रखिएगा। संचालन समिति अगर पूछता है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, वह संघ समिति के सदस्य थे, संघ अध्यक्ष थे।
संघ समिति, संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JL नेहरू, JL नेहरू, JL नेहरू, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। संघ समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी को भी देख लेते हैं, वो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष बने थे। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? JB कृपलानी। कौन बने थे? JB कृपलानी, JB कृपलानी बने थे। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तब आंसर लगाना है सरदार पटेल, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर संचालन समिति के अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संघ समिति का अध्यक्ष पूछता है तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष अगर पूछते हैं तो JB कृपलानी थे। अब भारत जिस समय स्वतंत्र हो रहा था उस समय भी यह JB कृपलानी ही थे, याद रखिएगा इसे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1983 और ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? आर्य सरकारिया ने किया था 1983 में। इनमें 3 सदस्य थे। इसमें कितना सदस्य था? 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे सरकारी आयोग में। तो 1983 में किस लिए आया था? तो केंद्र एवं राज्य के संबंधों के अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। आर्य सरकारिया ने इसमें अध्यक्ष थे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, या निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP के बारे में, DPSP के बारे में ये सेंटेंस कहा गया है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वह कौन है? नीति निर्देशक तत्व। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग है। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 50 में किया गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूछा गया कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत अच्छा से इस प्रश्न को पढ़िएगा। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत किया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर प्रश्न पूछता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जापान।
अगर विधि निर्माण की अगर प्रक्रिया पूछता तब आंसर क्या हो जाता है, ब्रिटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 16 होगा। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 142 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 152। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148। कैग के बारे में अनुच्छेद 148 बताता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी चुप रहने की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी हड़ताल का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। एक भी होगा सेंटेंस, 1, 2 और 3 तीनों सेंटेंस सही है। तीनों सेंटेंस सही है। एक में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। दूसरा क्या पूछा गया है, पूछा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी है, ये भी किस में शामिल है, तो ये भी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हड़ताल का अधिकार ये नहीं है, ये गलत है। तो इसमें कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। अगर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देता है तभी आप राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 76वें, ऑप्शन नंबर डी 78वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 44वें कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ था, 1978। 44वें संशोधन हुआ था। उस समय राष्ट्रपति को यह कहा गया कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश ना दे तब तक आप आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। पूछा गया है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर सी काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर डी बीपी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी मंडल। बीपी मंडल ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था, 1979। कब हुआ था, 1979 में हुआ था। आप लोग ध्यान में से रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। पूछा गया है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना कोई सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए अगर सदन में नहीं आता है तो उसे सदन क्या करेगा, उस पद को रिक्त कर देगा। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2 माह, ऑप्शन नंबर बी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर कितना दिन तक वो अनुपस्थित रहता है, तो 60 डेज, 60 दिनों। अगर 60 दिनों से कोई व्यक्ति संसद में नहीं शामिल हो रहा, संसद के किसी भी सदन में, तो उसे क्या कर दिया, उसके पद को रिक्त कर दिया जाएगा। तो कितना दिन मिलता है, तो वह 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। 60 डेज, आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। देखते हैं क्या है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? अगर राज्यसभा अगर राज्य सूची के विषय में अगर कानून बनाना चाहती है तो संसद को कौन सा अनुच्छेद के तहत वो अधिकृत कर सकती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 251। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 249, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पूछा गया कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1971 और ऑप्शन नंबर डी 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। ऑप्शन नंबर ए 1965, 1965। जबकि ऑप्शन नंबर बी में है 1962, उसके बाद में 1971 तथा 1975। 1975 3 वर्ष 1962, 1971 और 1975 के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, जबकि 1965 में लागू नहीं हुआ था। ये आप लोग ध्यान में से रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1965। यहाँ पूछा भी था कि नहीं आपातकाल लागू हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 1965। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? संसदीय जो प्रणाली होती है उसमें शून्यकाल कौन सा देश दिया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना भारत ही दिया है शून्यकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत शून्यकाल किसका देन है? भारत का देन। शून्यकाल जो होता है दोस्तों वह प्रश्नकाल के ठीक बाद तुरंत शुरू होता है। शून्यकाल शून्यकाल कब शुरू होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है शून्यकाल। तो चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भाग 5, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी भाग 4 के क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा, भाग 3 मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। जबकि भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। अब डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में भाग 4 के क में क्या है? 4 के क में 4 के में इसमें है रखा गया है मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को रखा गया है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को, 42वां मूल कर्तव्य को। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। पॉलिटी का आज ये अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या है। अच्छा प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में कौन सम्मिलित है? यूनियन ऑफ स्टेट्स में किसे शामिल किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य, ऑप्शन नंबर बी केवल केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य को शामिल किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में, यूनियन ऑफ स्टेट्स में किसे शामिल किया गया है? केवल राज्य, केवल राज्य, केवल राज्य को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पॉलिटी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कराएं। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।